दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक गर्भवती महिला को देखते हैं जिसका नाम सिंडी है। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक ट्रिप पर आई हुई है। इस वक्त सिंडी की माँ एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जरूरी सामान खरीदने गई थी। फिर सिंडी अपनी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए वहीं पास में रुक गई थी। वो अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए भी अपनी बहन का ध्यान रख रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी बहन को सावधानी से चेतावनी देती है कि वो ज्यादा दूर खेलते हुए ना चली जाए, वरना वो खो सकती है। तभी सिंडी की नजर पास में लगे एक अजीब से पौधे पर पड़ती है। जिज्ञासा के चलते वो उस पौधे के फल को तोड़कर खा लेती है, लेकिन उस फल का स्वाद बहुत ही विचित्र यानी अजीब और खराब था, जिससे सिंडी को उलझन और बेचैनी होने लगती है। इसी कारण वो उस फल को तुरंत ही थूक देती है। फल को थूकने के बाद वो अपनी छोटी बहन को आवाज लगाती है, लेकिन वो बहन की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। ये देखकर सिंडी थोड़ी परेशान हो जाती है। उसी दौरान अचानक झाड़ियों के बीच से कुछ सरसराहट की आवाज आती है। वो ध्यान से देखती है, उस झाड़ियों की परछाइयों में कोई छुपा हुआ नजर आता है। कुछ ही देर बाद एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकल कर आता है। उस आदमी ने आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था और साथ ही एक बेबी बैग भी था। उस व्यक्ति को देखकर सिंडी तुरंत समझ जाती है कि वो आदमी उसके अजन्मे बच्चे को ही लेने आया है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत छिपने के लिए झाड़ू के पीछे चली जाती है। वो आदमी उसे काफी देर तक ढूंढता रहता है, पर कुछ देर बाद हार मानकर वापस लौट जाता है। जब सिंडी को ये लगता है कि वो सेफ है, तब वो धीरे से बाहर निकलती है, मगर तभी उसकी छोटी बहन अचानक उसके सामने आ जाती है और जोर से उसका नाम पुकार लेती है। इससे सिंडी बेहद घबरा जाती है और वो उसे चुप रहने का इशारा करती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस छोटी बच्ची की आवाज सुनकर वो आदमी तुरंत वापस लौट आता है और बिना वक्त गवाए सिंडी को पकड़ लेता है। उसकी छोटी बहन तो डरकर भाग जाती है, लेकिन वो दूर से सब कुछ देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति झील की तरफ बढ़ता है और देखता है कि छोटी बहन नाव में चुपचाप बैठी है। अजीब बात यह थी कि वो आदमी उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस उसके सामने धीरे से हाथ हिलाता है और फिर वहां से चला जाता है, लेकिन बच्ची को भी उसके बैग में से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वो तुरंत अपनी बहन के पास दौड़ती है, लेकिन जब वो अपनी बहन सिंडी को देखती है तो वो पूरी तरह से खून से लथपथ थी, यानी कि सिंडी अब मर चुकी थी और उसका बच्चा भी गायब था। स्पष्ट था कि वो व्यक्ति सिंडी की हत्या करके उसके बच्चों को चुरा ले गया था। इस घटना के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। सीन बदलता है और अब हम एक नए कपल से मिलते हैं, जिनका नाम होता है रेमंड और डार्लिन। ये दोनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए एक झील के किनारे बने हुए एक केबिन की ओर जा रहे थे। डार्लिन भी प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अभी से ही अपने होने वाले बच्चे का नाम सवेन्ना तय कर लिया था। रेमंड चाहता था कि उसकी बहन मार्था भी उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए केबिन में आ जाए। रास्ते में जाते हुए एक लोकल शरीफ उनकी गाड़ी को रोकता है और उनसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है। डार्लिन उस शरीफ को पहले से जानती थी, इसलिए वो थोड़ी देर तक बातचीत भी करते हैं। लेकिन जब शरीफ ये सुनता है कि वो दोनों उसी केबिन में जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले सिंडी की बेरहमी से हत्या की गई थी, तो उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। वो चिंता में पड़ जाता है। हालांकि वो उन दोनों को जाने देता है, लेकिन इसके बाद वो गुपचुप तरीके से उनका पीछा भी करता है। दोनों लोग जब केबिन पहुंचते हैं तो वहां पर मार्था पहले से उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थी। रेमंड कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो अभी बाहर जा रहा है। वो अपनी बहन मार्था से कहता है कि वो उसकी पत्नी डार्लिन का ध्यान रखे। जैसे ही रेमंड निकलता है तभी शरीफ की गाड़ी भी वहां पर आसपास ही नजर आती है। केबिन के अंदर पहुंचते ही डार्लिन को जगह बेहद गंदी और अजीब सी लगती है। वो मार्था से सवाल करती है कि क्या ये केबिन उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। मार्था उसे जवाब देती है कि झील के किनारे इतनी कम कीमत में केबिन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद डार्लिन मार्था से टॉयलेट का पता पूछती है। मार्था कहते हैं कि उम्मीद मत करना कि वहां तुम्हें कोई साफ सुथरा टॉयलेट मिलेगा। जैसे डार्लिन बाथरूम की तरफ जाती है, उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था डू नॉट ओपन, यानी दरवाजा मत खोलिएगा। मार्था कहती है कि शायद ये दरवाजा केबिन मालिक के किसी प्राइवेट सामान का है, मगर डार्लिन को यह बात थोड़ी अजीब सी लगती है और ये भी नोटिस करती है कि सभी खिड़कियां लकड़ी से क्यों बंद की गई हैं। मार्था बताती है कि केबिन के मालिक ने शिकारी जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए असली खिड़कियां निकाल दी थी और बाहर नाव भी इसी कारण खड़ी की गई थी। इसके बाद मार्था और डार्लिन झील के किनारे बैठकर कुछ देर बातें करने लगती हैं। बातचीत के दौरान मार्था डार्लिन से कहती है कि जब उसने पहली बार रेमंड को उसके साथ देखा था तब उसे काफी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद डार्लिन उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन बाद में उसका ये डर गलत साबित हुआ। अब दोनों साथ बैठकर आराम से बातें कर रही होती हैं कि तभी अचानक जंगल के बीच से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। इससे दोनों महिलाएं थोड़ी डर जाती है। फिर मार्था सावधानी बरतते हुए हाथ में चाकू लेकर बाहर जाकर चेक करती है कि वहाँ कोई है या नहीं, लेकिन बाहर देखने पर उसे कुछ मिलता नहीं है। डार्लिन इसी दौरान केबिन में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर देखती है। उस तस्वीर में शरीफ और एक दूसरे व्यक्ति खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो मार्था से पूछती है कि यह दूसरा आदमी कौन है। मार्था उसे बताती है कि आदमी असल में केबिन का मालिक है, जो शरीफ का पुराना शिकारी दोस्त भी रह चुका है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मार्था पूछती है कि बाहर कौन है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जब वो धीरे से दरवाजा खोलती है तब वहाँ उसकी पड़ोसी लोरेटा और उसकी बेटी पैटी खड़ी होती है। लोरेटा कहती है कि उसने उनकी कार बाहर देखी, इसलिए मिलने चली आई। वो दोस्ताना अंदाज में कहती है कि अगर उन्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो वो बिना झिझक के उन्हें बता सकती है। तभी पैटी अपनी माँ लोरेटा को याद दिलाती है कि उन्हें देर हो रही है। ये सुनकर लोरेटा जल्दी लौटने का वादा करते हुए कहती है
कि वो जल्दी कुछ कुकीज लेकर वापस आएगी। उनके जाने के बाद मार्था और डार्लिन पुराने फोटोस एल्बम को देखने लगते हैं। तस्वीरों को देखते हुए मार्था अचानक रेमंड की पहली गर्लफ्रेंड का जिक्र करती है। वो कहती है कि उस लड़की के अंकल ने उसके साथ गलत काम किया था। ये सुनकर डार्लिन थोड़ा घबरा जाती है। वो मार्था से सवाल करती है कि अब वो लड़की कहाँ रहती है। मार्था कहती है कि पता नहीं, पर उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ भी हो सेफ हो। उधर पैटी अब अपनी माँ के कहे अनुसार कुकीज लेकर वापस केविन की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक उसे ये एहसास होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वो घबराकर पीछे मुड़ती है, परंतु वहाँ कोई उसे नजर नहीं आता। शायद उसका ये वहम था। वही दूसरी ओर मार्था और डार्लिन एक दूसरे के साथ मजाक और हंसी मजाक में लगी हुई थी। तभी एक बार फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सोचती है कि शायद पैटी ही आई होगी, मगर जब मार्था दरवाजा खोलती है तो सामने एक डरावना किलर खड़ा होता है। इससे पहले ही कि मार्था कुछ समझ पाती है, वो व्यक्ति उसे जोरदार चोट मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर डार्लिन बुरी तरह से डर जाती है और तुरंत दरवाजा बंद करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। किलर दरवाजे पर तेजी से चाकू से वार करता है, जिसे चाकू दरवाजे को भेद कर आर पार हो जाता है। ये वार डार्लिन की आंख से बस कुछ ही इंच दूर थी। तभी अचानक से पैटी भी वहां पर आ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देकर आवाज लगाती है। डार्लिन घबराते हुए देखती है कि किलर पैटी के ठीक पीछे खड़ा है। डार्लिन फौरन दरवाजा खोलकर पैटी को अंदर खींच लेती है। पैटी बहुत डर चुकी थी। वो पूछती है कि आखिर ये डरावना आदमी है कौन। डार्लिन उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो आदमी शायद उसका बच्चा चुराने आया है। उसने न्यूज में एक ऐसे अपराधी के बारे में पहले सुन रखा था जो औरतों से उनके बच्चे चुराता है। डार्लिन जल्दबाजी में पैटी से पूछती है कि क्या घर में कोई गन या हथियार है। पैटी कहती है कि उसके पापा के पास एक गन थी जो शायद केविन के किसी सीक्रेट रूम में है। पैटी फौरन एक चाबी लेकर सीक्रेट कमरे का दरवाजा खोलती है। यहाँ में पहली बार पता चलता है कि ये घर दरअसल पैटी के पापा का ही था। अंदर कमरे में जगह जगह मांस के टुकड़े लटक रहे थे। पैटी बताती कि उसके पापा खरगोश का शिकार करते थे। वहीं पर उन्हें एक शॉर्ट गन भी मिल जाती है। तभी अचानक छत पर से आवाज आती है। साफ था कि किलर घर के ऊपर की ओर मौजूद था। उसी वक्त लोरेटा बाहर दरवाजा खटखटाकर जोर से मदद की गुहार लगा रही थी। डार्लिन जैसे ही उसकी मदद करने के लिए दरवाजा खोलती है, तभी अचानक किलर ऊपर से उसके ऊपर गिर पड़ता है। लोरेटा को वो किलर घसीटते हुए बाहर ले जाता है। ये देखकर उसकी बेटी पैटी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि कोई तो उसकी माँ की मदद करो। लेकिन डार्लिन अपनी समझदारी दिखाते हुए पैटी को समझाती है कि अगर अभी वो दोनों बाहर गई तो वो सब मारे जाएंगे। बाहर की स्थिति बहुत खतरनाक थी और ये जोखिम लेना बुद्धिमानी नहीं थी। तभी किलर लोरेटा को बुरी तरह से बांधकर घर के बाहर डाल देता है। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर लोरेटा को वहां इसलिए छोड़ रहा था ताकि घर के अंदर से कोई बाहर आए और वो उसे भी पकड़ सके। ये देखकर डार्लिन तुरंत पैटी को छुपा देती है और अपने हाथ में गन लेकर सावधानी से बाहर निकलती है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो बंदूक ठीक से काम नहीं कर रही थी और जाम थी। वो किसी तरह पैटी को बचा तो लेती है, लेकिन जब वो वापस अंदर लौटती है तो देखती है कि लोरेटा को किलर ने फंदे पर लटका दिया है। ये देखकर पैटी का दिल टूट जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। वो दौड़कर जल्दी से अपनी माँ को फंदे से उतारती है और फिर दोनों जल्दी से वापस अंदर चली जाती हैं। लेकिन इसी बीच किलर वापस आ जाता है और दोनों को फिर से पकड़ लेता है। डार्लिन एक बार फिर से किलर पर गन चलाने की कोशिश करती है, पर बंदूक फायर नहीं होती। मजबूर होकर वो एक चाकू उठाती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, अचानक खिड़की से किलर का हाथ अंदर आता है और वो डार्लिन का कान काट लेता है। डार्लिन दर्द और डर से चीख उठती है। इसके बाद किलर एक नई चाल चलता है। वो लोरेटा और पैटी को खींचकर बाहर लाता है और उन्हें कार के ठीक सामने कुर्सी से बांध देता है। फिर वो जोर से धमकी देता है कि जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। डार्लिन बहादुरी दिखाते हुए चुपचाप हाथ में चाकू रखकर धीरे धीरे से बाहर निकलती है। मौका देखकर वो किलर के हाथ में जोर से चाकू घोंप देती है। इस हमले से किलर गुस्से में पागल हो उठता है और बदले में कार को तुरंत स्टार्ट करके लोरेटा को बहरे में से कुचल देता है। डार्लिन तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। इसी बीच मार्था, जो अब तक बेहोश पड़ी थी, धीरे धीरे होश में आती है। जब उसकी नजर बाहर पड़ती है तो उसे पास ही में एक शरीफ की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब वो गाड़ी को पास जाकर देखती है तो उसे गाड़ी पूरी तरह खाली मिलती है। अचानक उस समय किलर फिर से प्रकट होकर डार्लिन को खींचकर अपने कब्जे में ले लेता है। मार्था देखकर जल्दी से एक चाकू उठाती है। इसी दौरान वो घायल शरीफ भी बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचता है। वो अपनी गन किलर पर तानता है और उसे धमकाता है कि वो तुरंत लड़की को छोड़ दे। किलर मजबूर होकर डार्लिन को छोड़ देता है, लेकिन अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब मार्था उस शरीफ की गर्दन पर वार करके उसे जान से मार देती है। यहाँ पर फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। वो किलर कोई और नहीं बल्कि रेमंड था। मार्था उसकी पत्नी थी, उसकी बहन नहीं। दोनों पति पत्नी थे और ये दोनों मिलकर ये सब प्लानिंग कर रहे थे। ये लोग डार्लिन के बच्चे को चुराना चाहते थे और ये बात साफ हो चुकी थी कि उन्होंने इससे पहले भी ऐसा कर रखा था। डार्लिन अब तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाता है। किस तरह वो कार तक पहुंचती है, लेकिन रेमंड पहले से ही उस कार की वायर्स को काट चुका था, जिससे वो कार स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच वहां पर एक दूसरी कार आकर रुकती है, जिसमें एक लड़की मदद करने के लिए रुकती है, लेकिन इससे पहले कि डार्लिन उस तक पहुंच पाती, रेमंड फिर से उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह मार्था डार्लिन की डिलीवरी करवाती है। इस दौरान वो क्रूरता से कहती है कि तुम भले ही बच्चे को जन्म दे रही हो, लेकिन इसकी असली माँ तो मैं ही हूँ। डार्लिन रोते हुए मार्था से मिन्नतें करती है कि प्लीज मेरा बच्चा मत छीनो। मार्था कहती है कि वो इस बच्चे का नाम भी अपने नाम पर मार्था ही रखेगी। डार्लिन अब समझ जाती है कि इससे पहले उसने जो कहानी सुनी थी वो किसी और की नहीं बल्कि खुद मार्था की थी।
असल में मार्था माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो दूसरे औरतों के बच्चे चुरा रही थी। तभी रेमंड वहाँ पर वापस आता है और डालिन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उधर मार्था उस बच्चे को गोद में लेकर कहती है, चलो बेटा, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यानी इससे साफ था कि वो लोग पहले भी कई बच्चों को चुरा चुके हैं। रेमंड कहता है कि उसने डालिन को मारा नहीं, सिर्फ उसकी आंखों को फोड़ दिया है। दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि पैटी अभी भी जिंदा थी और झील के किनारे छिपी हुई थी, साथ ही डालिन भी जिंदा थी। इस तरह ये कहानी दो माओं की अलग अलग इच्छाओं को दर्शाती है। एक वो माँ जो माँ बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और दूसरी वो माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकती है। वेल दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, क्या उस किलर को मारा जाता है आगे चलकर, या उसे पुलिस पकड़ती है, या फिर ये कुछ भी दिखाई नहीं गया और यहीं पर ये अनसॉल्व्ड मूवी खत्म हो जाती है। वेल आपको कैसी ये मूवी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे ही और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।